हम वहां करते थे। अच्छा अच्छा। अभी जो हम लोग एएस पढ़ने वाले हैं ना, वो एएस में खास कोई दम नहीं है। वो एएस किस बारे में, ध्यान समझो। हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते हैं ना, तो फाइनल अकाउंट में क्या होता है कि हम लोग को इतना बात पता है, जब बचपन में सीखे थे, कि जो जो खर्चा है डायरेक्ट उसको ट्रेडिंग में डाल दो, इनडायरेक्ट खर्चा कहाँ डाल दो, पीएल। लेकिन जब बात करते हैं पीएल का, तो पीएल में ना बहुत अलग अलग टाइप का खर्चा होता है, जैसे कि एक्सेप्शनल एक्सपेंसेस। बस में तो जैसे कि एक एग्जांपल दिखा रहे हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, प्रायर पीरियड आइटम, ऑर्डिनरी आइटम, वो सबको बांटा हुआ है तरह। और जब किसी भी कंपनी का बनाते हैं हम लोग फाइनल अकाउंट, हम लोग को पता है कि हम लोग तो ट्रेडिंग बनाते नहीं, सीधे स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाते, इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। तो उसमें किस तरह से कैटेगरीज करना है, कभी कभी हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा चीज कहाँ आता है, कौन सा चीज कहाँ आता है। तो वो यहाँ पे भी क्लियर नहीं है, लेकिन वो कुछ हद तक बताने का कोशिश किया गया है, और कुछ एग्जांपल्स दिया गया है कि किसको किस ग्रेड में डालना है। होता क्या है, एक चैप्टर भी है कंपैरेटिव स्टेटमेंट, उसमें भी सवाल आता है, तो माइंड में आता कि डिप्रिसिएशन कहा जाएगा, चाहे ये खर्चा कहा जाएगा। तो उन सब चीजों का कोई भी तुम चैप्टर करो तो तुमको, फिर रेशियो बोल के एक चैप्टर है, रेशियो में बोलता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब क्या है, ऑपरेटिंग किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, उन सब चीजों के बारे में बात क्या है ये। तो वो क्या बोल रहा है, AS Unit 2, Accounting Standard 5, net profit or the loss for the period, prior the period item and the changes in the account policy. AS5 बात क्या, नेट प्रॉफिट है, नेट लॉस के बारे में, कॉमन प्रायर पीरियड आइटम, नेट प्रॉफिट नेट लॉस निकालने के पहले जो आइटम्स होता है वो। अच्छा, नेट प्रॉफिट नेट लॉस निकालने के बाद पहले जो आइटम होता है वो, उसके बाद जो आइटम होता है वो तो बैलेंस शीट का पार्ट होता है, ठीक है। एंड द चेंजेस इन द अकाउंटिंग पॉलिसी, और क्या क्या अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंजेस है। देखो, AS5 लाना क्यों जरूरी था, AS5 है, ऐसे तो हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना है, जो रीजन बना है उसी के लिए, लेकिन इसको खास करके हम लोग कंपेरेबिलिटी के लिए बनाते हैं, किसके लिए बनाते हैं, कोई समझ में? ये दो, तुम दोनों इंसान हो, अंकिता और सुभाषनी। अंकिता कह रही है कि हम महीना का 10,000 रुपए मेरे पास इनकम आता है, सुभाषनी भी बोल रही है 10,000 रुपए इनकम आता है। अंकिता भी कह रही है कि मेरा 8,000 रुपए खर्चा हो जाता है, जिसमें से सुभाषनी भी कह रही है 8,000 रुपए खर्चा हो जा रहा है। करेक्ट, 8,000, यानी कि इसका भी 2,000 बच रहा है, इसका भी 2,000। मोटा मोटी नेट प्रॉफिट ही है ना, नेट प्रॉफिट तो दोनों ही है। लेकिन हमको वो बात नहीं जानना, हमको जानना है ना, हम क्या है, हम वो व्यक्ति हैं, या तो हम अंकिता को सही बताएंगे या तो सुभाषनी को सही बताएंगे। तो हमको, अभी तुम पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात समझ रहे, तो हमको ये बात जानना है कि अंकिता का 8,000 खर्चा कहाँ हो रहा है, तुम्हारा 8,000 खर्चा कहाँ हो रहा है। तो अंकिता क्या की कि हमको एक लिस्ट पकड़ाई, जिस लिस्ट में 150 आइटम था कि पैसा कहाँ कहाँ खर्चा हुआ है। सुभाषनी भी हमको एक लिस्ट पकड़ाई, जिस लिस्ट में 200 आइटम था, किसका 8,000 कहाँ का खर्चा हो रहा है। बात सुन रहा है तो, अब बताओ, हम एक एक बैठ के कंपेयर करेंगे, पॉसिबल है। तो हम क्या किए ना, हम भी देखो, तुम दोनों तो स्टूडेंट हो, तुम दोनों एक काम करो, और साथ में एक काम करो, तुम लोग अपना एक बनाओ, पहला हेड फूड एंड बेवरेजेस, कि पूरा महीना खाने पीने पे कितना खर्चा हुआ। करेक्ट, वही हेड तुम भी बनाओ। उसके बाद बोले तुम एक और हेड बनाओ, स्टेशनरी, कॉपी किताब कितना खर्चा हुई, तुम भी वो हेड बनाओ, स्टेशनरी।
फिर हम बोले कि एक हेड बनाओ पर्सनल केयर, कितना तुम पर्सनल केयर पे खर्चा करना हो। फिर हम बोले कि बनाओ क्लोथिंग, ठीक है। ये सब चीज आई थे हम बोले हैं बनाने को। अब क्या होगा कि खाने पीने में खर्चा तो एक दिन नहीं कि पूरा महीना का जोड़ के बताएगी। तो अंकिता बता रही कि उसका महीना का खर्चा खाने पीने के पीछे हुआ 1000 और तुम्हारा हुआ है 1200 एग्जाम्पल। अब कंपेयर करना आसान है, अब कंपेयर करना आसान है, क्योंकि तुम दोनों पहले जो लिस्ट दी थी उस लिस्ट में इसका खाने वाला आइटम ऊपर हो सकता है, कोई आइटम नीचे, सब आइटम तितर बितर था, इधर उधर था। अब क्या है कि अब जो हम फॉर्मेट बना के दिए उसमें हर एक चीज सामने सामने दिख रहा है, तुमको कंपेयर करने में आसानी होगा, मतलब यानी कि हम क्या क्रिएट करना चाह रहे हो, तुम लोग को एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट देना चाह रहे हैं, और स्टैंडर्ड फॉर्मेट से हम एक यूनिफॉर्मिलिटी क्रिएट करना चाहते हैं कि दोनों के स्टेटमेंट देखने में सेम लगे, बस ना। और हमको कंपेयर करने में, हम को कंपेयर करने में आसानी, हम कौन है, यूजर थे। अब समझो, अब अंकिता और सुभाषनी कोई पर्सन नहीं, दोनों कंपनी है, दोनों सेम इंडस्ट्री में, दोनों सेम बिजनेस करता है, दोनों का सेम प्रॉफिट हो रहा है, सेम खर्चा हो रहा है, लेकिन उसमें भी हमको जाके देखना है, बस ना। तो तब हम कंपेरेबिलिटी कर पाएंगे। और एज अकाउंटिंग यूजर, या तो हम गवर्नमेंट होंगे, या तो हम इन्वेस्टर होंगे, या तो हम डिसीजन मेकर, हम अकाउंटिंग यूजर थे, तो हम तब जाके सही डिसीजन ले पाएंगे किसी एक कंपनी के प्रति, बस समझ तो कोई दिक्कत। या फिर हम एडवाइजर होंगे, हो सकता है तुम हमको बुलाई हो और बोली हो, ठीक है, कि उसका भी 8000 खर्चा हो रहा है, मेरा भी 8000 खर्चा हो रहा है, ठीक है, वो भी 2000 का, हम भी 2000 कमा रहे हैं, बस समझ तो सब तो बराबर जरूर करेंगे। हम तुमको एडवाइस दिए कि देखिए उसका 2000, उसका 8000 रुपया सही सही जगह खर्चा हो रहा है, और आपका 8000 में से 1000 रुपया गलत जगह खर्चा लगा, अगर आप वो गलत खर्चा को बंद कर दोगे तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगा। तो सारे इन्वेस्टर किसके तरफ, आपके तरफ, आपको कॉस्ट कम करने का चांसेस और मिल जाएगा। तो इन सब कारण से ये फॉर्मेट सेटअप किया गया, क्लियर ये बात। देखो यहाँ पे यही बोला है, this enhance the comparability of the financial statement of an enterprise over a time with a financial statement. According to AS5, requires the classification, disclosure of extraordinary item, prior period item, and disclosure of certain item within the profit and loss from ordinary activity. ठीक है, all enterprise present a statement यूनिफॉर्म बेसिस, यानी कि सेम। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, सेम। और इससे इनहेंस क्या होता है, कंपेरेबिलिटी, किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एंटरप्राइज का, यही बात ऊपर बता। तो इसका इतना सा है, दिस स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट डील नहीं करता है टैक्स के इम्प्लीकेशन ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, ये बस इतना बता रहा है कौन सा आइटम कहाँ जाएगा। क्यों ये बात इशारा कर रहा है, ध्यान में समझना। देख बाबू, अब अंकिता सुवासनी का बिजनेस है, तो तुम लोग परचेज करते हो, क्या करते हो, परचेज करते हो। तो परचेज पे आईटीसी मिलता है, क्या मिलता है। और तुम लोग और भी बहुत सारे एक्सपेंडिचर करते हो, ठीक है, स्टेशनरी पे खर्चा किए, तो उस पे भी तो तुम लोग जीएसटी पे कर रहे हो। तो उसका मान लो एग्जाम्पल के लिए, उसका जीएसटी का आईटीसी आपको नहीं मिलता है आमतौर पर, ठीक है। तो ये बोलना चाह रहा है कि हम बस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के ऊपर बात कर रहे हैं, उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का टैक्स इम्प्लीकेशन क्या होता है वो मेरे को नहीं पता। वो टैक्स इम्प्लीकेशन, ऑफ टैक्स इम्प्लीकेशन और स्टैंडर्ड और जीएसटी और इनकम टैक्स में पढ़ेंगे, ये बातें क्लियर करा है। बस वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कहाँ जाएगा, कहाँ लिखना और कितना लिखना है, विथ टैक्स या विदाउट टैक्स, हम इतना बताएंगे। उसका टैक्स का ट्रीटमेंट क्या होगा, ये मेरा काम नहीं है, बात समझा। तो बोला, दिस स्टेटमेंट डज नॉट डील विद द टैक्स इम्प्लीकेशन ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम प्रायर पीरियड, changes in the accounting estimation and the changes in the accounting policy for the appropriate adjustment are made to depending on the circumstances, वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। अब सबसे पहले नेट प्रॉफिट सरल भाषा में क्या होता है, जो भी बताएं कि अंकिता 10,000 कमारी, सुभाषनी 10 कमारी, दोनों का 8-8 खर्चा हो रहा है, 2,000 बचा। देखो, all the item of income and expenses are recognized in the period should be included in the determination of net profit। कह रहा है
कि जितना भी आइटम ऑफ इनकम है और जितना भी आइटम ऑफ आपके पास एक्सपेंस है, ठीक है, सारा कमाई का लिस्ट, सारा खर्चा का लिस्ट, ये दोनों ही आपको पहचानना होगा, रिकॉग्नाइज करना होगा इन अ पीरियड। इन अ पीरियड का मतलब इशारा कर रहा है कि इस पीरियड में क्या क्या खर्चा हुआ, किसी अगले पीरियड के लिए आप अभी खर्चा कर दिए, डेट इज एडवांस, किसी प्रीवियस ईयर का आप इस ईयर पे करें, डेट इज आउटस्टैंडिंग। तो हम लोग उस पर बात नहीं कर रहे, हम लोग बात कर रहे इस करेंट ईयर पे हम लोग को जाना है, करेक्ट, शुड बी इंक्लूडेड इन द डिटर्मिनेशन। और ये नहीं कर रहे किसको ऐड करना, किस कर, इन दोनों ही चीज को हमको डिटरमाइन करना है, किस वजह से, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालने के लिए। The period unless accounting standard required or permitted otherwise. The net profit or loss for the period of the company component of the is should be disclosed on the face of the statement of the profit. अब जो भी तुम खर्चा निकाले हो उस खर्च को नीचे दिया गया फॉलोइंग कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग बांटना है। सबसे पहला क्या है, प्रॉफिट और लॉस ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटी। अब तुम भी खर्चा दिखाओगी, ये भी खर्चा दिखाइए अपना बिजनेस का। तुम एक हेड बनाई ऑर्डिनरी एक्टिविटी, ये भी एक हेड बनाई है ऑर्डिनरी एक्टिविटी। क्या होता है ऑर्डिनरी एक्टिविटी? एनी एक्टिविटीज विच अंडरटेकन बाय एन एंटरप्राइज इज अ पार्ट ऑफ इट्स बिजनेस। ऑर्डिनरी एक्टिविटीज का मतलब वो सारा खर्चा जो आपके बिजनेस का पार्ट होगा। बात समझ में? यानी कि इसको सरल भाषा में बोले, रिलेटेड टू योर प्राइमरी बिजनेस। वह सब चीज तो बिजनेस से रिलेटेड होता है नहीं। एक एग्जांपल बता रहे जो नहीं आएगा, सेल्स ऑफ ओल्ड मशीन, ये आपका प्राइमरी बिजनेस तो नहीं है। परचेज ऑफ एसेट्स आपका प्राइमरी बिजनेस। एंड such related activities which enterprise engage in the furtherance of the incidental or arising for these activities. For example, profit on sales of merchandise, loss in sales of unsold inventory at the end of season. ठीक है, क्या रहा है, कुछ ये सब एग्जाम्पल है, ठीक है, ऑर्डिनरी आइटम्स का। लॉस ऑन सेल्स ऑफ अनसोल्ड इन्वेंट्री, जो अनसोल्ड इन्वेंट्री है, हम लोग जब बनाते हैं ट्रेडिंग पीरियड बनाते हैं तो ओपनिंग, क्लोजिंग, परचेज, सेल लिखते हैं। स्टॉक मेरा गोडाउन में पड़ा हुआ है, आज सब क्लोजिंग स्टॉक लिख दिए 50,000। हो सकता है ना कि उसमें से 500 का सामान चूहा खा गया, हो सकता है ना 500 का सामान डैमेज हो गया, तो वो तो स्टॉक रखे रखे हो रहा है ना। लेकिन वो स्टॉक रखे क्यों थे? फर्दरेंस द बिजनेस की फ्यूचर में प्राइमरी एक्टिविटीज में ही काम आए। यहाँ पे बोला है कि एंड सच रिलेटेड एक्टिविटीज, वो सारे एक्टिविटीज जो आप किए थे फर्दरेंस ऑफ इंसिडेंशियल और अराइजन फॉर द एक्टिविटीज, जो आपका मेन बिजनेस का एक्टिविटीज था, आप उसके लिए ही भविष्य के लिए बचा के आप कुछ अगर करके रखे थे तो। आगे क्या बोल रहा है, तो ये होता है हम लोग को ऑर्डिनरी आइटम। मतलब सरल भाषा में ऑर्डिनरी आइटम उसको बोलते हैं उन आइटम्स को जो डायरेक्टली बिजनेस से रिलेटेड हो। अब आता है वर्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, किसको बोलते हैं? That arises the event or transaction that clearly distincts from the ordinary activities of the enterprise, therefore not expected to recur frequently or regularly. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम देखो क्या बोल रहा है, उसको बोलते हैं जो रिक्यू फ्रीक्वेंटली और रेगुलरली, बार बार नहीं होता। सैलरी बार बार होगा, वेजेस बार बार होगा, तो कहा जाएगा ऑर्डिनरी आइटम है। बोलो वो खर्चा जो बार बार, या वो कमाई जो बार बार नहीं होता, वो सबको क्या कहते हैं हम लोग? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। क्लियर? जैसे एग्जांपल क्या बोल रहा है, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एंटरप्राइज। अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब क्या? बिजनेस है, बिजनेस में अटैच की कोई प्रॉपर्टी, यानी सरल भाषा में समझे तो या तो एक्विजिशन किए हुए। एंड अर्थक्वेक, ठीक है, एग्जांपल ऑफ द इवेंट और ट्रांजेक्शन जनरली गिवन टू द एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अर्थक्वेक आ गया, रोज हो जाता है। इस सब तरह का आइटम को कहते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। क्लियर है बात? कोई दिक्कत नहीं इसमें। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को इस तरह से इज्जत देना जरूरी है और सेपरेटली लिखना जरूरी है। स्टेटमेंट इन द प्रॉफिट एंड लॉस नोट टू अकाउंट इन द मैनर ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ द करंट प्रॉफिट, क्योंकि इन सब से आपका करंट प्रॉफिट पे तो असर पड़ेगा। अब देखा क्या हुआ, एक चीज बताते, इस महीना तुम कितना खर्चा बताई थी? 8,000। ये भी 8,000 बताई थी। पता है क्या है, तुम मेरे को खर्चा जो 8,000 दिखाई है, प्रधान सुनना, तुम मेरे को दिखाई है ऑर्डिनरी आइटम। क्या दिखाई है? एक सेकंड पता, सुहासनी लिमिटेड हमको दिखाया है
दो ही आइटम में भी समझते हैं। ऑर्डिनरी आइटम में खर्चा दिखाया है 7,000, कितना दिखाया, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम इस साल हो गया, हर साल होता है जरूरी तो नहीं है। सुहासनी का हो गया 1,000, खर्चा 8,000 कर गया नहीं। अंकिता लिमिटेड खर्चा दिखा रहा है ऑर्डिनरी आइटम का 6,000 और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का 2,000। कुछ देख के समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तुम्हारे लिए डर है, क्या डर है? कि तुम्हारा ऑर्डिनरी आइटम ज्यादा लग रहा है जो बार बार लगेगा, अंकिता का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम ज्यादा लगा है जो बार बार। तो अभी राइट ना तुम लोग का प्रॉफिट सेम है, बट गारंटी नहीं कि नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट। लेकिन मान लो कि तुम लोग ऐसे आइटम बना के नहीं दिखाती, लंबा चौड़ा लिस्ट होता तो पढ़ते पढ़ते एक साल निकल जाता, ऑडिटर को ऑडिट करते करते टाइम निकल जाता। बात समझा? तो अब ऑडिटर क्या करेगा, कंपेयर करने वाला पॉइंट है सीधे कि भैया 1,000 ये 2,000, ठीक है, क्यों हुआ था? तो मान लो एक अर्ज का क्या था जिसमें सुभाषनी का 1,000 रुपए का नुकसान हुआ था, जिसका 2,000 का नुकसान हुआ था। अच्छा, सेम इंडस्ट्री सेम सेल करता, सब कुछ करता, फिर अंकिता का 6,000 क्यों लग रहा है? हो सकता है पता चला अंकिता चीप क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल यूज करती है, ठीक है। ये तो फिर अन्याय हुआ कंज्यूमर के साथ। पता चला सुहासनी 7,000 झूठ मूठ का दिखा रही है। सुहासनी जो रॉ मटेरियल खरीदती है ना, वो खुद के ही भैया की कंपनी से खरीदती है, और जानबूझ के वहां ज्यादा पैसा पे करती कि इधर उसको कम टैक्स पे करना, तो भी तुम भी ऑडिट में फंस सकती। बात है ना? लेकिन सारा आइटम अगर एक संग लिखा रहता है एक पन्ना में तो ऑडिटर पगला गया रहता। बस है, तो उसको समराइज समअप करना जरूरी होता है। क्लियर ये बात? हाँ, क्यों बना के रखेगा, ऑडिटर उस अकॉर्डिंग चेक करेगा। अच्छा, एक बात और याद रखनी, ऑडिट के पर्सपेक्टिव से बताना, एज अ ऑडिटर आप इसमें बहुत कम माथा मारोगे। भूकंप आ गया, अर्थक्वेक आया, ठीक है, आग लग गया, जाहिर सी बात है मालिक झूठ बोलेगा ही, 10,000 का माल जला होगा बोलेगा 12,000 का माल जला। उसका आइडेंटिफाई करना भी मुश्किल है। कैसे मुश्किल है? नहीं मुश्किल, आप उसके स्टॉक देखो, अरे उस स्टॉक अभी तक चेंज करवा दिया होगा, पेपर जो है चेंज करवा दिया होगा। तो भैया जला तो 10,000 का, बोल रहा है 12,000 का जला है, क्यों? इंश्योरेंस क्लेम से ज्यादा पैसा मिले पहले, और 2,000 रुपए का जो माल गायब हुआ है उसको ब्लैक में बेच के ब्लैक मनी जनरेट कर लेगा। तो एक्सेप्शनल आइटम में तो और ज्यादा माथा नहीं मार, लेकिन ऑर्डिनरी आइटम में गड़बड़ी। ऑर्डिनरी आइटम में क्या आता है, परचेज और सेल। तुम्हारा परचेज सेल बदलेगा तो तुम जिससे परचेज किए हो उसका भी परचेज का लेजर वही परचेज होना चाहिए। मेरा परचेज किसी और का तो सेल है ना, तो दूसरे का मेरा सेल्स लेजर और मेरा उस कंपनी का परचेज मैच करना चाहिए। तो इसको पकड़ना आसान है, बट नीचे तो पकड़ना मुश्किल है। बात समझा रहा तुम एज ऑडिटर? अच्छा, व्हाट आर द एक्सेप्शनल आइटम? ठीक है, एक्सेप्शनल आइटम क्या होता है जिसको हम बहुत बढ़िया से समझाते हैं। तुमको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना है और तुम हमको फोन की, और हम फोन उठाए, ठीक है, अमर बाबू हॉस्पिटल बाद में बात कर रहे हैं, कुछ किया जा सकता है इस सिचुएशन में? अच्छा, तुम नॉर्मल बात करने के लिए फोन की, कुछ काम था जरूरी काम था, उतना जरूरी था बाबू, खाना खा रहे, खाना खा के बात करते, कुछ किया जा सकता है? इम्पैक्ट तो है, उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं है, दीज आर कॉल्ड एक्सेप्शनल आइटम। क्लियर है बात है? When the item of income and expense within the profit and loss from ordinary activities and such a size and nature incidents, their disclosure is relevant to explain the performance of the enterprise for the period, the nature and the amount should be disclosed separately। इसको अलग से disclose क्या चीज है ये, ऐसा extraordinary item देखो, written down of the inventories to the net realizable value। जो इन्वेंट्री खरीद क्या है ना उसका दाम घट गया, क्या ही कर सकते हैं, तुमको रिकॉर्ड तो कर, इससे तुम्हारा कोई हाथ नहीं, एक्सेप्शनल है। खुद पढ़ के समझ में आ रहा है इसको एक्सेप्शनल बोलेंगे। फिर क्या कह रहा है, ए रीस्ट्रक्चरिंग द एक्टिविटीज ऑफ एंटरप्राइज एंड रिवर्सल ऑफ एनी प्रोविजन फॉर द कॉस्ट रीस्ट्रक्चरिंग। कंपनी खुद को रीस्ट्रक्चर की है, मतलब नया तरीका उरीका लगा रहा है कि जिससे कॉस्ट कटिंग, एक्सेप्शनल आइटम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तीसरा, डिस्पोजल ऑफ द आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। एक बात बताइए, आप ऊपर बोले थे
कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट किसमें जाएगा, ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में। फिर यहाँ पे डिस्पोजल क्यों आया है, देखो वहां पे जो बात कर रहा था, वहां पे बात कर रहा था प्रॉफिट एंड लॉस, क्या हो रहा है आपको फायदा। यहाँ पे बात कर रहे हैं सीधे डिस्पोज यानी कि सेल। फिर से एक बार एक्सप्लेन करते हैं। अर्थक्वेक से आपको नुकसान हुआ था, करेक्ट, आप एसेट्स खरीदे हो, ठीक है, तो आप प्रॉफिट और लॉस का बात कर रहा था। यहाँ पे बात कर रहा है कि आप पूरा एसेट्स बेच दो, कोई भी एसेट्स अगर हम लोग बेचते हैं, 1 लाख का एसेट बेचे 80,000 में, तो देयर इज टू पार्ट, 20,000 रुपीज लॉस और 80,000 रुपीज कैश। तो इट विल द पार्ट ऑफ द कैश 80,000, उसका बात अभी कर रहा है। बात समझ तो हम लोग उसके ऊपर जो बात किए थे वो 20,000 रुपए का बात किए थे कि जो 20,000 का नुकसान हो रहा था। अच्छा, डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अच्छा, डिप्रिसिएशन में एक मेथड किए थे, रेट्रोस्पेक्टिव मेथड। स्टार्टिंग से एसएलएम 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 फॉलो कर रहे हैं, बीच में अचानक से आगे बोलेगा नहीं पिछले 2 साल का भी क्या करना है डब्ल्यूडीबी से, तो डिप्रिसिएशन का अंतर आएगा, क्या कर सकते हो इसके लिए, प्रॉफिट चेंज होगा ना करेंट ईयर में, है कि नहीं। लिटिगेशन सेटलमेंट, केस का सेटलमेंट अगर होता है तो अदर रिवर्सल प्रोविजन, ये सारा लिस्ट ऑफ आइटम को हम लोग कहते हैं एक्सेप्शनल आइटम। यानी कि कुछ ऐसा समझो, पहले तो दो चीज है, अनएक्सेप्शनल आइटम, एक्सेप्शनल आइटम, मेरा बना एक्सेप्शनल आइटम आर दोज आइटम विच आर नॉट कंट्रोल्ड बाय यू, जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, तुमको उस फ्लो के साथ जाना ही पड़ेगा। क्लियर, ये बात, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अनएक्सेप्शनल आइटम में दो है, ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो तुम्हारे कंट्रोल में है, लेकिन ऑर्डिनरी पूरा तरह से तुम्हारे कंट्रोल में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अर्थक्वेक तुम्हारे कंट्रोल में थोड़ी है। तुम अर्थक्वेक के लिए प्रिपेयर रह सकते हो, इंश्योरेंस करवा के रख सकते हो, तुम्हारा कंपनी इंश्योरेंस करवाया था, इसका कंपनी इंश्योरेंस नहीं करवाया था, तुमको रिकवरी हो गया तो तुमको 200 रुपए का लॉस हुआ, इसको रिकवरी नहीं हुआ, इसको 1,000 रुपए का लॉस हुआ, बस समझा। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है, लेकिन मार्केट प्राइस, जैसे आप एग्जांपल दिया हुआ है एक्सेप्शनल आइटम में कि स्टॉक का मार्केट प्राइस गिर गया है, जो स्टॉक खरीदे हैं, उसमें तो इंश्योरेंस भी काम नहीं करेगा, दैट इज एन एक्सेप्शनल केस। बस इट टोटली डिपेंड ऑन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस, जो बिजनेस के बाहरी आवरण पे निर्भर करता है कि बाहर क्या चल रहा है। क्लियर है बात, कोई दिक्कत। अच्छा, तो अभी तक हम लोग क्या समझा हूँ, नेट प्रॉफिट क्या होता है, ऑर्डिनरी आइटम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ये ठीक है। उसमें हम लोग एक और समझे एक्सेप्शनल आइटम। अब देखो प्रायर पीरियड आइटम, देखो सरल भाषा में बोले तो हम लोग तीन चीज पढ़े, ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्सेप्शनल। ये तीनों ही तो एक पीएल बनने के पहले ही हमको चाहिए होता है, इन तीनों को मिला के हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रायर पीरियड आइटम। क्लियर है बात, लेकिन देखो क्या बोले, प्रायर पीरियड आइटम का मतलब क्या है, द प्रायर पीरियड आइटम इनकम और एक्सपेंसेस विच आर अराइज इन द करेंट पीरियड, यानी कि इस पीरियड में हुआ है, एज अ रिजल्ट ऑफ एरर ऑफ कमीशन इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और मोर प्रायर पीरियड, अभी हुआ है या इसके बहुत पहले से होता आ रहा है मिस्टेक। बात समझा है तो कहने का मतलब है एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन के कारण कुछ मिस्टेक हो रखा है। अच्छा एक बात बता, एरर किसके सम होगा, कोई भी आइटम, परचेज सेल वेजेस, ये परचेज सेल वेजेस क्या है, ये परचेज सेल वेजेस जो भी है या तो ऑर्डिनरी होगा या तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, या तो हम क्या बोलें कि जो प्रायर पीरियड आइटम होता है तीनों को मिला के बोलते हैं, करेक्ट। तो तीनों ही तो मेरा क्या प्रायर पीरियड आइटम, अब इसी में ना कुछ मेरे से क्या होगा, एरर ऑफ प्रिंसिपल, कमीशन, ओमिशन होगा ना। क्लियर ये बात, इसको हम लोग कहते हैं प्रायर पीरियड आइटम। मैथमेटिकल मिस्टेक, मिस्टेक इन अप्लाइंग द अकाउंटिंग पॉलिसी, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट, ओवरसाइट, नजरअंदाज हो जाना, इसको भी आपको क्या करना है, डिस्क्लोज करना है सेपरेटली, अलग से। क्लियर है बात, अब आगे क्या आता है, अब आगे क्या आता है, द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस इन मैनर दैट द इम्पैक्ट ऑन द करेंट प्रॉफिट कैन बी प्रिसाइड। Prior period item are generally frequently in the nature of the distinguished from change in the accounting estimation. Accounting estimation by their nature of the approximately need to revision and additional become known as, for example, income or expenses recognized on the outcome of the contingency which previously could not be estimated liability does not constitute a prior period item. अगर कोई ऐसा आइटम हो जो कंटीजेंसी से पैदा हो रहा, हम लोग कंटीजेंसी पढ़े रहते, उसको हम लोग प्रायर पीरियड का आइटम नहीं मानते हैं।
क्योंकि हम लोग प्रायोरिटी पढ़े थे ना, फ्रॉम आफ्टर इवेंट ऑकरेंस आफ्टर द डेट ऑफ बैलेंस शीट, और यहाँ पे किसका बात कर रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के पहले का। और यहाँ पे क्या बात कर रहा था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के बाद कर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के बाद क्या आता था, प्रोविजन और मेरा कंटीजेंसी आता था। अब प्रोविजन हम लोग पहले बना देते हैं, कंटीजेंसी पता नहीं रहता हम लोग को कि कितना होगा नहीं होगा, तो कंटीजेंसी यहाँ पे नहीं आएगी। अब एक एग्जाम्पल यहाँ पे, यहाँ से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, ये थ्योरी था, यहाँ से रजिस्ट्रेशन क्या बोला, फ्रॉम द पास्ट 5 फाइनेंशियल ईयर, बीते हुए पिछले 5 साल, एन ओल्ड आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ 50,000 वाज स्टिल अपीयरिंग एज अ सन्ड्री क्रेडिटर। ठीक है, एक ओल्ड आउटस्टैंडिंग था जो 50,000 का अभी तक एज इट इज था। करेंट ईयर द बैलेंस शीट ऑफ पीपल लिमिटेड द कंपनी इज सर्टेन दिस अमाउंट इज नॉट पेबल ड्यू टू द वन और मोर रीजन, कुछ कुछ कारणों से पैसा नहीं दिया जा रहा है, देयरफॉर डिसाइडेड टू राइट ऑफ सेड अमाउंट इन द करेंट ईयर बुक्स ऑफ अकाउंट। तो अब वो लोग डिसाइड कर रहे हैं इस ईयर क्या करेंगे, उस खर्चा को, 5 साल से खर्चा था, किसी किसी कारण से खर्चा नहीं दिया जा पा रहा है, ठीक है, recognized as its income. The company treated the amount of 50,000 written off as a prior period item and made the adjustment accordingly. अब तुमको बताना क्या ये प्रायर पीरियड का आइटम है या नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा याद करते हैं, ऑर्डिनरी में प्राइमरी बिजनेस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में, ठीक है, वो सारा चीज जिसको आप कंट्रोल में नहीं है बट कवर कर सकते हो, एक्सेप्शनल आइटम में, और दो आइटम आता है जो तुम्हारी तरह से पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं होता है। ठीक है, प्रायर पीरियड में, हाँ प्रायर पीरियड में तीनों ही आता है, बट तीनों में होने वाला एरर आता है, क्या आता है, एरर आता है, करेक्ट है बात। अच्छा, ये क्या माना है, प्रायर पीरियड आइटम माना है, एरर ऑफ ओमिशन कमीशन प्रिंसिपल कुछ हुआ है क्या अभी, तो प्रायर पीरियड आइटम तो नहीं है, एक्सेप्शनल आइटम है, बात समझा रहा था हूँ, क्या है, एक्सेप्शनल आइटम। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, इस सम का आंसर पढ़ने का पता चलेगा, कह रहा है कि किसी को 50,000 देना था और वो मेरा क्रेडिटर था, तो क्रेडिटर, क्रेडिटर जो है, क्रेडिटर तो मेरा ऑर्डिनरी आइटम में आता है, एक तरह से समझने की कोशिश करो, क्लियर है। तो आंसर का थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है, लेकिन एक चीज तो क्लियर है कि कोई एरर ऑफ ओमिशन प्रिंसिपल ये सब नहीं हुआ है। देखा आंसर क्या बोलो, no, company is not correct in treating the amount of write-off as a prior of period item. As AS5, prior period item are the income or expenses which arise the current year. जो कब arise हो, ये current year में arise हुआ है। Due to the error of, वो भी क्यों, error of omission preparation in the financial statement, one or more prior period. जो सेम तरह का मिस्टेक 1 या 2 साल से होते आ रहा है, तो ये तो मिस्टेक हुआ ही नहीं ना है, पैसा पे नहीं हो रहा है। Writing of an outstanding balance in the current year is appearing in the its books of account for the last 5 financial years does not mean that there has been an error of omission in the preparation of financial statement period. It's just a practice adopted by the company write off the old outstanding balance more than 5 years. It's currently book of accounts. Therefore, the account written off is not treated as a prior. तो इतना तो क्लियर हो गया कि इसको prior period treat नहीं करना। Hence, adjusting the amount of 50,000 written off as a prior period item on the basis of the sundry balance was recognized in the prior period is not in the line within of the AS5। अच्छा, क्वेश्चन में गड़बड़ी क्या है, क्वेश्चन में है कि हमको बस मेरा व्यू पूछा है कि जो कंपनी क्या है वो सही है कि गलत क्या है, तो वो यहाँ पे व्यू लिखा है। क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है जो कंपनी क्या सही है, गलत, सही किया तो ठीक, गलत किया तो फिर क्या होना चाहिए। अच्छा, राइट ऑफ करना ये किस में आएगा, एक्सेप्शनल आइटम में आएगा, हर बार नहीं होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हर बार नहीं होता, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में भी एक्सेप्शनल है, बात समझ रहे हैं तो। अच्छा, अब आता है चेंजेस इन अकाउंटिंग, चेंजेस इन अकाउंटिंग स्टेटमेंट, एन एस्टिमेशन में हैव इट्स रिवाइज, एक सेकंड,
हेलो। हाँ, थोड़ा रिकॉर्डिंग कर रहे भाई। वो जरूरी काम है। अच्छा ठीक, हम का बात कर लेते हैं। अच्छा ठीक, हम बात कर लेते हैं, ठीक है। हम्म। Changes in the accounting estimation. An estimation may have it revised if change occur in the circumstances based on which estimation was made or as a result of new information, more experience, or subsequent development. The revision of the estimate by its nature, it does not bring the adjustment within the definition of an extraordinary item or a prior period item. क्या कह रहा है? चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेशन, आपका अकाउंटिंग एस्टिमेशन चेंज हो रहा है। इसका बहुत बेसिक एग्जांपल दे रहा है। पीबीडीटी कल तक 10% मानते थे, आज से 12% मांगने लगे। बस ना। अब किस वजह से ऐसा कर रहे हैं? हो सकता है पिछले साल 10% से ज्यादा नुकसान हुआ था, ऑलमोस्ट 11 11.5% तो 12%। या तो इस साल क्या हुआ है कि कुछ ऐसा इवेंट हुआ है जिसके कारण रिकवरी कम ही होगा, हमको पता है। या तो मेरा मिस्टेक है, तो इन्वायरमेंटल मिस्टेक। बस ना तुम। अच्छा एक बात बताओ, 2019 में हर इंसान पीबीडीडी बनाया होगा, 2020 में भी इंसान पीबीडीडी बनाया होगा। ठीक है। अभी हम खाली कंसेप्ट समझाना चाह रहे हैं कि अकाउंटिंग एस्टिमेशन क्यों चेंज हो रहा है। ठीक है। दोनों साल पीबीडीडी, अब जो इंसान 2020 का पीबीडीडी बनाया होगा, जाहिर सी बात है 2019 से कई गुना ऊपर होगा। 6 महीना बिजनेस ठप था सर। बात सुना है तो रिकवरी इसी तरह तुमको पता बहुत कम होगा। आधार ने तो बिजनेस वाइंडिंग अप कर लिए, तो कहां से देगा? बात सुना है तो देखो, एक एग्जांपल। फॉर एग्जांपल सचिन परचेज न्यू मशीन कॉस्टिंग कितना का? 10 लाख, जिसका यूज ऑफ लाइफ वॉज 10 ईयर, देयर ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10%। 10 लाख का मशीन 10 साल पे, तो हर साल एक एक डेट में 10% रिटर्न ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट। आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर कैरिंग अमाउंट was 5 लाख। तो 5 साल बाद कैरिंग अमाउंट ऑफ मशीन कितना आ जाएगा? 1 लाख। मैनेजमेंट रियलाइज दैट मशीन कैन नॉट वर्क अनदर 2 ईयर ऑनली। ठीक है। कैन वर्क फॉर 2। टारगेट कितना साल का था? 10 साल। 5 साल तुम्हारा मशीन इतना तेजी से चला कि अब 5 साल बाद जो 5 लाख का बचा हुआ है, वो 2 साल से ज्यादा नहीं चल पाएगा। इस सर्कमस्टांसेस में तुमको अपना पॉलिसी चेंज करना पड़ेगा। द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन विल बी नाउ, अब कितना हो जाएगा? 25%। 10 लाख का 25% कितना होगा? 2.5 लाख। नेक्स्ट 2 ईयर, क्योंकि नेक्स्ट 2 ईयर में तो तुमको उसको हटा देना है ना। अच्छा ऐसा भी हो सकता है ना, कंपनी बता रही है मशीन अभी और 10 साल चलेगी, तब तो रेट तुमको घटाना पड़ेगा। बात समझ आया तुम? कि दिक्कत इसमें, इसको कहते हैं अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज होना। अब जैसे ही हम अचानक से डेप्रिसिएशन 2.5 लाख दिखाएंगे, मेरा बैलेंस शीट में 2.5 लाख दिखेगा, करेक्ट है बात? तो मेरे का जब रिपोर्ट जाएगा तो सामने से पूछेगा नहीं कि कल तक डेप्रिसिएशन लेकर 2.5 लाख। अब कॉमन बात, पहले दिमाग काम देखो, बेसिक बच्चा जो तुम लोग बड़ा हुआ है, हम लोग का दिमाग क्या काम करेगा कि पहले 1 लाख रुपए डिप्रिसिएशन जाता था 10%, यानी 10 लाख रुपए का एसेट था। आज 2.5 लाख रुपए का डिप्रिसिएशन जा रहा है 10%, यानी कि 25 लाख का एसेट है। यानी कि परचेज ऑफ एसेट्स कितना निकल गया? 15 लाख। दिमाग काम कर रहा है, हम जो बात बोल रहे हैं। हम ये बात बोलना चाह रहे हैं कि कल तक आप 1 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन दे देते हैं, जो कि 10% के बराबर था। दैट मीन आपके पास 10 लाख रुपए का एसेट था, करेक्ट। आज आप कितना देते हैं? 2.5 लाख देते हैं डेप्रिसिएशन। और अब आप कितना? 10% मान के चल रहे हो, तो इसका आपके पास 25 लाख का एसेट्स होना चाहिए। तो ये तो आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा ना। कितनी नहीं, एसेट्स नहीं बढ़ा है। द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन विल बी इंक्रीज फ्रॉम 10% टू 25% ड्यू टू मैनेजमेंट का ऐसा ऐसा क्या नाम है, तो आपको देना पड़ेगा ना। तो आपका अकाउंटिंग एस्टिमेशन, आपका अकाउंटिंग पॉलिसी भी चेंज हो रहा है, तो यू हैव टू इन्फॉर्म। बात सुना है? तो कोई दिक्कत है बात? क्योंकि कई बार क्या होता है ना, कोई चीज कंसाइज बनाने में तो हम लोग का एहसास होता है कि नहीं, बचपन वाला तरीका अच्छा था, क्यों बता रहे हैं। बचपन में क्या होता था, जब टीचर सिखाया था कि टू डिप्रिसिएशन लिखना है, तो आप लिख देना 1 लाख इंटू 20%।
अब तो आप बना रहे हो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, उसमें थोड़ी गंदगी करोगे। वो तुम वर्किंग नोट में दिखाए, तो वर्किंग नोट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना कि सीधे अब 10 लाख का बढ़ाई 25% क्यों जा रहा है। तो उसका तुमको रीजन देना पड़ेगा, बात समझा। तो कितना सही तरीका है। पहले तो डिप्रिसिएशन दिखा, अचानक से 2.5 लाख को क्यों हुआ भैया, कैलकुलेशन देखे नोट पे अकाउंट में, क्यों 25% के, द रीजन भी नीचे लिखा हुआ होगा पॉलिसी डिस्क्लोजर, बात समझ लो। ये हुआ सही फॉर्मेट। वहीं पे हम कचरा कर रहे हैं तो कंफ्यूज, हम तुम्हारा भी डिप्रिसिएशन मिला रहे हैं, अंकिता का भी। अंकिता का 1 ही लाख है, तुम्हारा 2.5 लाख हो गया है। और वहां पे कैलकुलेशन तुम करके दिखा दी, तो वहां पे कचरा हो जाएगा फिर। तो हमको डिप्रिसिएशन देखिए आप क्यों चेंज हुआ, हम दोनों का कहा जाएंगे नोट टू अकाउंट में। भाई 10 लाख 10 लाख एसेट्स तो कितना ही दिखा रहा है। अच्छा सुभाष ने 25% चार्ज कर दिया और ये 10 ही की है, क्यों भैया ये कम क्यों किए डिप्रिसिएशन चार्ज, इसमें भी शक है। तुम ज्यादा क्यों किए, इसमें भी शक है, क्योंकि ज्यादा डिप्रिसिएशन चार्ज के प्रॉफिट क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो आपको टैक्स क्या करना पड़ेगा। तो तुमको रीजन जानना पड़ेगा। अच्छा, in same example, last year suppose no changes in the useful life of the machine after 5 years. The management by mistake calculate the depreciation. Fifth year is 10% of 6 लाख instead of the 1 लाख 60। देखो क्या हुआ है ना, 5 साल तो ठीक चला है। कंपनी गलती से क्या किया है, 50 साल के बाद डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना था, एक तरह समझो तो डब्ल्यू लगा दिया, 6 लाख का मशीन बेचा, 6 लाख पे चार्ज कर दिया। बाई मिस्टेक ये गलती हुआ है, ठीक है। तो आपको जहां 1 लाख लिखना था सर, आप वहां कितना लिख के बैठे हो, 60 हजार। एंड सच अ नेक्स्ट ईयर, दैट इज 6th ईयर, डिसाइडेड टू चेंज द डिप्रिशिएशन, चार्ज द डिप्रिशिएशन 1,40,000। इन सच अ केस 1,40,000 वुड बी द डिप्रिशिएशन ऑफ द 6th ईयर ऑफ 40,000। तो अब तो कर दिए, सब कुछ हो गया। तब क्या करोगे, नेक्स्ट ईयर डिप्रिशिएशन 1,40,000 ले लोगे। फिर हम पूछेंगे भाई 40 क्यों, क्योंकि सब पिछले साल मिस्टेक था। अच्छा ये क्वेश्चन पढ़ो। Fuel surcharge is billed by the state electric board at a provisional rate. The final for fuel surcharge is 5,30,000 for the period of October 2011 and to September 2017 has been received and paid in February 2018. However, the same was accounted in the year of the 18. Comment the accounting treatment done in this case. पर ये केस कहना क्या चाह रहा है, कहना चाह रहा है कि फ्यूल सरचार्ज आप इज बिल्ड बाय द स्टेट इलेक्ट्रिक बोर्ड, आपके ऊपर लगाया है प्रोविजनल रेट से, यानी कि इस रेट से लगता है। बिल ऑफ फ्यूल सरचार्ज इज 5,30,000 रुपए, कितना है, 30,000 रुपए। कब से कब का, अक्टूबर 2011 से लेकर सितंबर 2017 तक। हैज बीन रिसीव्ड एंड पेड इन फरवरी 2018। रिसीव और पे कब किया गया है, 2018 में। हाउ एवर द सेम वाज अकाउंटेड इन द ईयर 18-19। साथ ही साथ उसको उसी साल का खर्चा मान लिया गया, अकाउंटेड कर लिया गया। सही है कि गलत, कौन सा गलती है, इस साल का एरर ऑफ प्रिंसिपल। आपको भले बिल एक साथ मिला है, आपको हो सकता है हम 2 साल का फीस एक साथ तुमसे लें, बट तुमको इनकम तो जिस साल का उसमें दिखाना पड़ेगा ना। और तुमको जिस साल का खर्चा, एरर ऑफ प्रिंसिपल यानी कि कहाँ का मिस्टेक है, प्रायर पीरियड वाला। देखो, इट इज द एरर ऑफ ओमिशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रायर पीरियड। कोई दिक्कत, पढ़ के ही समझ में आए। इलिस्ट्रेशन नंबर 2 है उसके नीचे। ड्यूरिंग द ईयर 2011-12 a medium size manufacturing company wrote down its inventory to the net realizable value। ये तो इसी तरह समझ में आ गया, नेट रियलाइजेबल वैल्यू का बात करिए, एक्सेप्शनल आइटम है। एग्जांपल में भी दिया था, यहाँ पे भी दिया हुआ है। 5 लाख रुपए इज अ सेपरेट डिस्क्लोजर इज नेसेसरी, हाँ एक्सेप्शनल आइटम में देना है। डब्ल्यूडीवी पे आ गया। एक कंपनी साइंड एन एग्रीमेंट ऑफ द एम्प्लॉय यूनियन, कंपनी एम्प्लॉय यूनियन से साइन किया है कि रिवीजन ऑफ वेजेस विद द रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, ये भी क्या है, एक्सेप्शनल आइटम।
एक्सेप्शनल आइटम में देखो, रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन, क्या आपका वेजेस चेंज करके देंगे, क्या मतलब है अभी समझाते हैं। आ गया इस क्वेश्चन, ये देखो, 10,000 रुपये मिल गया सैलरी। कब मिला, ध्यान सुनो, जनवरी फरवरी मार्च, मार्च को मीटिंग हुआ है, बोला कि आपसे सैलरी 12,000 विथ रेट्रोस्पेक्टिवली, तो बीते हुए फ्रॉम जनवरी, तो बीते हुए 3 महीने, जनवरी फरवरी मार्च, उसका भी 2,000 रुपए जोड़ के मिलेगा, यानी आपको अब जो सैलरी मिलेगा नेक्स्ट मंथ, उसमें कितना सैलरी मिलनी चाहिए, 12,000 रुपए, क्योंकि बढ़ गया है। और पिछले 3 महीना का 6,000 रुपए, डेट में 18,000 रुपए हमारा टोटल इनकम होगा। क्लियर है बात, कोई दिक्कत इसमें। Although the case of the ordinary consideration not related to the extraordinary item, but the nature and the amount of such item may be relevant to users of the financial statement in the understanding the financial position, the performance of enterprise, and making the projection about the financial position and performance. AS5 net profit or loss for the period prior item and change in the accounting policy states that when the item of income and expenses within the profit or loss from ordinary activities are such are the nature of the incident that disclosure is relevant to explain the performance of the enterprise for the period of the nature and amount of such item should be disclosed separately. इसको पढ़ के कुछ मन में संदेह तुम लोगों को पैदा हो रहा है, हो रहा है कुछ ये लाइन पढ़ के। हाँ, तो फिर डाउट 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 आ रहा है पढ़ के। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम नहीं है, लेकिन उसका नेचर जो है, जो आइटम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, एक्सेप्शनल आइटम। तो सीधा सीधी नहीं बोला, बात समझाया तो क्लियर है बात। एक बार यहाँ पे यहाँ पे देखो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, देयर आर टू आइटम, ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ये कौन सा आइटम है, एक्सेप्शनल आइटम। ध्यान से पढ़ना क्या लिखा है, ये देखो नोट, क्यों ऐसा आंसर लिखा है। देयर इज नो सच टर्म एक्सेप्शनल आइटम अंडर AS5। ये तुम लोग को समझाने के लिए पढ़ाया जा रहा है कि एक्सेप्शनल आइटम, ऐसा कोई आइटम है नहीं। तो मतलब दो ही तरह का आइटम है, ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। बात समझ आता हूँ, इसी वजह से आप पे क्या वर्ड लिखा है, क्योंकि आंसर तुमको किसके अकॉर्डिंग लिखना है, एज पर AS के अकॉर्डिंग, इसी वजह से सुधार भाई घुमा के लिखना है। क्लियर है बात। अच्छा, it is given the revision of the wages took place on the 1st September 2012 with the retrospective effect from the 30/9/2011, therefore the wages payable the half of the year 1/10/2012 to 31/3/2013 cannot be taken as a error of commission। ये जो wages कम दिया था ये क्या error of commission था, error of commission था, error पर नहीं। अभी आप डिसाइड किए कि पिछले का भी आपको बढ़ा के दिया जाएगा, ठीक है। And hence this expenditure cannot be billed as a prior period item। Additional wages of 7.5 लाख for the 1.5 साल as per 5 लाख रुपए पर एनम जो निकल रहा है, 7.5 लाख रुपए निकल रहा है 1.5 साल का, यानी कि 1 साल 6 महीना का, टोटल कितना निकल रहा है 7.5, तो उसको बांट दो, 5 लाख और 2.5 लाख। शुड बी इंक्लूड इन द करेंट ईयर वेजेस। इसको कहाँ लिखना पड़ेगा आपको,
करंट, लेकिन ये जो आप करंट ईयर वेजेस में लिख रहे हो सिर्फ इस ईयर का वेजेस है कि पीछे से उठ के आए हैं। और जब पीछे से उठ के वेजेस आए हैं तो कल तक तो आप वेजेस कुछ और पे करते थे। आज आपको वेजेस अचानक से क्या हो जाएगा, 7.5 लाख से बढ़ जाएगा। क्या तो आपका नंबर ऑफ वर्कर बढ़ा है, ठीक है, लेकिन प्रोडक्शन तुमको नहीं दिख रहा है। इसका मतलब आइडियल टाइम ज्यादा हुआ है, बट आइडियल टाइम भी नहीं हुआ है। तो फिर हुआ क्या है, अब डिस्क्लोजर दो कि भैया हम रेट्रोस्पेक्टिवली रेट चेंज किए थे वेजेस का, उस आधार पे दिए। क्लियर है बात? कोई दिक्कत है यहाँ पे? Illustration 3. The company find an inventory sheet of did not include 2 page contain detailed inventory 14.5 लाख रुपए। अच्छा एक बात बता, तुम्हारे पास पूरा इन्वेंट्री का डेटा है। अब इन्वेंट्री का डेटा में से 2 पेज गायब हो गया, जैसा 14.5 लाख का है। गायब हो गया मतलब क्या, हट गया। हटने को क्या बोलते, ओमिट होना, दैट मीन प्रिंसिपल ऑफ ओमिशन हुआ है। बात समझा? तो कोई दिक्कत? देखो, AS5 नेट प्रॉफिट और लॉस प्रायर पीरियड आइटम एंड चेंजेस इन द अकाउंटिंग, ये तो प्रायर पीरियड आइटम है क्योंकि गलती तो अब से हुआ है। डिफाइन प्रायर पीरियड इनकम एक्सपेंसेस व्हिच अराइज द करंट पीरियड एज एरर ऑफ द ओमिशन इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वन और मोर प्रायर पीरियड। रेक्टिफिकेशन ऑफ द एरर इन द इन्वेंटरी वेरिफिकेशन अ प्रायर पीरियड आइटम इज AS5 सेपरेटली डिस्क्लोज ऑफ द आइटम एज अ प्रायर पीरियड आइटम इज रिक्वायर्ड एज पर AS5। तो आपको अलग से इसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक और लाइन इंडिकेट करना चाहते हैं। हम लोग पढ़े क्या, समझे क्या, पर ये बताओ। हम लोग पढ़े हैं कि भैया डिड नॉट इंक्लूड 2 पेजेस कंटेन द डिटेल्स ऑफ इन्वेंट्री 14.5 लाख रुपए। इस शब्द का मतलब क्या हुआ कि जो मेरे इन्वेंट्री का रजिस्टर था उसमें से 2 पन्ना गायब हो गए। आज के डेट में कौन इंसान पन्ना में इन्वेंट्री लिख के रखता है? इन्वेंट्री कहाँ मेंटेन हो रहा है? कंप्यूटर में। अगर वो दो चीज गायब है, दैट मीन उसको डिलीट किया गया है या फिर रिकॉर्ड ही नहीं किया गया, एरर ऑफ ओमिशन हुआ ना। हाँ, या फिर इंटेंशनली आपको गलती की, दैट इज फ्रॉड। बात समझा रहा था? एएस के साथ साथ थोड़ा थोड़ा ऑडिट भी समझा रहे हैं कि आज के डेट में कौन ऐसा, देखो मान लो घर में रजिस्टर रखते हैं या फीस का अपना ये कार्ड रखते हैं, हो सकता है मेरा भाई आके मजाक में फाड़ दे। ये आज के डेट में कौन ऐसे रखता है? मैक्सिमम डिटेल्स आर कंटेन इन द लैपटॉप कंप्यूटर पे रहता है। अगर आपका लैपटॉप कंप्यूटर खराब हो जाए तो अब एक और चीज आ गया है, क्लाउड। क्लाउड में डेटा सेव रहता है, यानी कि इंटेंशनली वो चीज रिकॉर्ड करके डिलीट किया गया है, और नहीं तो वो चीज रिकॉर्ड करना ही आपसे क्या हो गया, छूट गया है। Correct? और जब कुछ भी छूट जाता है किसी भी आइटम में, 3 आइटम है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रायर पीरियड आइटम कहते हैं। अच्छा, introduction of formal retirement of the gratitude scheme by an employer in the place of the ad hoc ex gratia payment of the employee on retirement। तो सिंपल सा बात समझो, कंपनी में इंट्रोड्यूस हुआ है रिटायरमेंट ग्रेजुएटी स्कीम। जो भी इंप्लॉय रिटायर होगा उसको ग्रेजुएटी मिलेगा। पर इस चीज को समझते हैं, क्या ये एरर है? कल तक मेरा कंपनी में 15 एम्प्लॉय था, अब 20 हो गया, तो ग्रेजुएटी हम लोग को पता है, लॉ पढ़े हैं कि 20 के बाद लगता है। CMA का बुक में था ग्रेजुएटी, तब लग रहा है। सिंपल सा बात है, ये कंपनी अब सोचा है कि अब से हम ग्रेजुएटी देंगे, ये एरर नहीं है। क्लियर है बात? पहले इस पे ध्यान देता है। According to the introduction of the formal retirement of the gratuity scheme by the employer in place of the ad hoc ex gratia payment of the employee on the retirement is not change in accounting। क्या accounting policy में change हो रहा है? ऐसा कुछ है क्या? ये तो अब से आप नया दे रहे हो, अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज कब होता? अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज का एग्जांपल क्या था? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जैसे चेंज हो रहा था, दिस इज एग्जांपल ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। तो हम तो ये तो तुमको इशारा पहले ही कर दी कि कहीं कोई एरर तो हो ही नहीं रहा है। और जब कोई तुम्हारा कोई एरर हो ही नहीं रहा है, जब तुम्हारा कोई एरर हो ही नहीं रहा तो प्रायर पीरियड आइटम नहीं हुआ। अब बात आता है चेंज इन पॉलिसी का।
आप वहां डिप्रिसिएशन का पॉलिसी चेंज किए थे, यहाँ पे पॉलिसी चेंज थोड़ी कर रहे हो, आप पॉलिसी क्या कर रहे हो, इंट्रोड्यूस कर रहे हो। बात समझ आया आपको? दूसरा, management decided to pay pension to those employees who have retired after the completing 5 years of service in the organization. Such employee will get pension of 20,000 per month. Earlier, there was no such scheme of the pension in the organization. सेम ऊपर वाला बात है, पहले कोई पेंशन प्लान नहीं था, देखो आंसर क्या लिखा है। Similarly, the adoption of the new accounting policy for the event of the transaction which does not occur previously or that where immaterial will not be treated as change in accounting policy. कोई दिक्कत है आपको? क्लियर है चीज? इसका लास्ट इलस्ट्रेशन, ठीक है। In the current year, A Limited changed the depreciation method from the straight line method. कौन सा मेथड से? And to write down the value of WDV method when A Limited recomputed depreciation retrospectively. क्या कर रहा है? Retrospectively. As per new method, the deficiency arose in the depreciation respect of the past year. Therefore, it reduced the carrying amount of the assets by of the deficiency, and such changes in carrying amount of the deficiency has been debited to the statement of profit and loss as an extraordinary item. कहाँ पे लिख दिया है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, बट ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में थोड़ी आते, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के एक्सेप्शन है ना, तो आंसर तो साफ नो है, नो। As per the AS लिखा है, a change in the method of depreciation is not an event that is clearly distinct from the ordinary activities of the entity. ये तो आपका ऑर्डिनरी एक्टिविटी ना, डिप्रिसिएशन का मेथड चेंज कर रहे हो। In the instance, A Limited changed the depreciation method and treat the reduction in the carrying amount of the assets as an extraordinary expense. This is not correct. इसका आपको extraordinary, क्योंकि बोला था कि अगर आप रेट्रोस्पेक्टिवली कोई मेथड चेंज भी करो तो एक्सेप्शनल आइटम में आता, और ये कहा लिख दिया है एक्स्ट्राऑर्डिनरी, गलत कर रहा है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। कोई दिक्कत है आपको? क्लियर? यहां तक हम लोग का। अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज होता है। हाँ, अगर आप अपना नया तरीका यूज करो तो अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर रहे हैं।